किसी टीम का मैनेजर बनना, खासकर जब आप मतलब थोड़े यंग हो या अचानक से ये रोल मिल जाए, ये एक अजीब सी फीलिंग होती है ना। एक्साइटमेंट भी और थोड़ी सी घबराहट भी। और ये सवाल तो आता ही है मन में कि क्या कुछ लोग बस पैदा ही मैनेजर होते हैं या इसे सीखा भी जा सकता है। हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है। तो आज हम इसी के आसपास घूमती एक किताब के आइडियाज पर बात करेंगे। हमारे पास जूली जुओ की किताब है द मेकिंग ऑफ अ मैनेजर, उसका एक अच्छा सारांश है। और जूली जुओ की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो सिर्फ 25 साल की थी जब फेसबुक में मैनेजर बनी। बिल्कुल, तो जाहिर है उनके पास काफी कुछ होगा कहने को, खासकर नए मैनेजर्स के लिए। तो हमारा मकसद यही है कि इस किताब से जो जरूरी आइडियाज हैं, जो प्रैक्टिकल सलाह है, उसको निकालें, समझें। जो पहले बार मैनेजर बन रहे हैं उनके लिए ये वाकई काम की चीज हो सकती है। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं जुओ क्या कहती हैं। हम बात करेंगे कि भाई अच्छा मैनेजमेंट असल में है क्या, शुरू के दिनों में क्या करना चाहिए, टीम बनाना, फीडबैक देना, ये सब चीजें। और हाँ, खुद को मैनेज करना वो भी एक चुनौती है। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं ये सब कैसे जुड़ता है। सबसे पहले जुओ एक बड़ी राहत देने वाली बात कहती हैं कि महान प्रबंधक बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। ये मुझे हमेशा बड़ा पावरफुल लगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब ये कोई जादू नहीं है, एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। वो खुद बताती हैं कि शुरू में उन्हें भी कुछ पता नहीं था, वो बस रास्ता बना रही थीं। बिल्कुल। और ये सोच जो है ना, ये सिर्फ राहत नहीं देती, ये सीखने का दरवाजा खोलती है। अगर आप सोचेंगे कि भाई पहले दिन से सब पता होना चाहिए, तो फिर आप गलती करने से डरेंगे। हाँ बिल्कुल। नई चीजें ट्राई करने से कतराएंगे। लेकिन जब आप इसे एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट करने को तैयार रहते हैं, फीडबैक लेने को तैयार रहते हैं और धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। ये वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात है। सही कहा। तो अगर ये सीखा जा सकता है तो फिर ये है क्या? मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जू की डेफिनेशन बड़ी सीधी है। हाँ, बहुत सिंपल और सटीक। कि खुद सारे काम करने के बजाय लोगों की एक टीम से बेहतर रिजल्ट्स निकलवाना। सुनने में आसान है, पर ये सोच में एक बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाले रोल से एकदम अलग है। और इसको करने के लिए जो 3 मेन लीवर बताती हैं: पर्पस, पीपल और प्रोसेस। उद्देश्य, लोग और प्रक्रिया। हाँ, मतलब आप इन्हें मैनेजमेंट के 3 पिलर भी कह सकती हैं। पर्पस मतलब ये क्लियर करना कि टीम क्या करने की कोशिश कर रही है और क्यों। पीपल मतलब ये पक्का करना कि टीम में सही लोग हैं और वो अपने रोल्स में कामयाब होने के लिए तैयार है। और प्रोसेस मतलब वो सिस्टम और तरीके बनाना जिनसे टीम मिलकर असरदार ढंग से काम कर सके। ये क्यों, कौन और कैसे वाला फ्रेमवर्क सोचने में काफी मदद करता है। लेकिन एक नया मैनेजर वो कहाँ से शुरू करे ये सब, खासकर पहले कुछ हफ्तों या महीनों में? जो कहती हैं पहले 3 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं। हाँ, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसी टीम में प्रमोट हुए हैं या बाहर से नए बॉस बनकर आए हैं। हाँ, अलग अलग रास्ते होते हैं। या फिर आप बिल्कुल नई टीम बना रहे हैं या किसी और की जगह ली है। हर सिचुएशन की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन कुछ चीजें सबके लिए जरूरी हैं। जैसे कि सबसे जरूरी कि आते ही सब कुछ बदलने या ठीक करने की कोशिश मत करो। हाँ, नए मैनेजर अक्सर अपना इंप्रेशन बनाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। हाँ, दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जमीन की हकीकत समझे बिना बड़े बदलाव करना रिस्की हो सकता है। पहले कुछ हफ्ते सुनने, समझने, सीखने में लगाने चाहिए। टीम में कौन लोग हैं, उनकी क्या ताकतें हैं, क्या चिंताएं हैं, अच्छा। टीम के अंदर की डायनामिक्स कैसी हैं, जो प्रोसेस अभी चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, भले ही वो आपको परफेक्ट ना लगे। यानी पहले ऑब्जर्वेशन फिर एक्शन, और इसी दौरान शायद विश्वास बनाना भी बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, विश्वास तो किसी भी अच्छी टीम की नींव है और ये रातों रात नहीं बनता। जो कुछ ठोस तरीके बताती हैं, अपनी बातों में, अपने इरादों में ईमानदार रहो। जब टीम अच्छा करे तो क्रेडिट उन्हें दो, खुद मत लो। अगर आपसे गलती हो जाए तो मानो। और सबसे जरूरी, अपनी टीम को ध्यान से सुनो। सिर्फ सुनने का नाटक नहीं, सच में समझने की कोशिश करो। हाँ, एक्टिव लिसनिंग। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर वो भरोसे का माहौल बनाती हैं। और ये भरोसा शायद छोटी टीमों में बनाना थोड़ा आसान होता होगा, जैसा जुओ भी कहती हैं, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन ज्यादा डायरेक्ट होता है, रिश्ते गहरे बन सकते हैं। हाँ, छोटी टीमों का ये फायदा तो है। नजदीकी ज्यादा होती है तो एक दूसरे को समझना, भरोसा करना आसान हो जाता है। लेकिन प्रिंसिपल वही रहता है, टीम छोटी हो या बड़ी। अच्छा। एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल बनाना जरूरी है।
जहां लोग खुलकर बोल सकें, सवाल पूछ सकें, यहां तक कि असहमत भी हो सकें बिना किसी डर के। और ये तभी होता है जब मैनेजर पर भरोसा हो। भरोसे के साथ ही एक और चीज जुड़ी है जो अच्छे मैनेजमेंट के लिए एकदम जरूरी है, फीडबैक, मतलब प्रतिक्रिया देना और लेना। ये एक ऐसा एरिया जहां बहुत से मैनेजर, नए भी और पुराने भी, स्ट्रगल करते हैं। हाँ, ये बहुत ट्रिकी हो सकता है। जुओ का इस पर क्या कहना है? जुआ फीडबैक को एक गिफ्ट की तरह देखती है, कुछ ऐसा जो आपको बढ़ने में मदद करता है। लेकिन ये गिफ्ट तभी काम का है जब सही तरीके से दिया जाए। वो कहती है कि अच्छा फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ अच्छा काम किया या ये ठीक नहीं है कहने से बात नहीं बनती। आपको बताना होगा कि क्या अच्छा था या क्या ठीक नहीं था। ओके। जैसे आपने उस प्रेजेंटेशन में क्लाइंट के सवालों का जिस तरह डेटा के साथ जवाब दिया वो बहुत बढ़िया था, बजाय सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा था कहने के। बिल्कुल सही। दूसरा, फीडबैक टाइम पर होना चाहिए, घटना के महीनों बाद कोई फायदा नहीं। तीसरा, ये इंसान के बिहेवियर या काम पर फोकस्ड हो, न कि उसकी पर्सनालिटी पर। ये जरूरी है। आप मीटिंग में देर से आए कहना ठीक है, पर आप हमेशा लापरवाह रहते हैं, ये गलत है। और चौथा, ये एक्शनेबल होना चाहिए। सुनने वाले को समझ आना चाहिए कि वो अगली बार क्या अलग कर सकता है। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, पर करने में मुश्किल हो सकता है। कई बार मैनेजर सीधी आलोचना से कतराते हैं। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जुओ का तर्क है कि क्लियर और ईमानदार फीडबैक देना भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लंबे समय में ज्यादा रिस्पेक्टफुल और हेल्पफुल होता है, बजाय गोलमोल बातें करने या प्रॉब्लम को इग्नोर करने के। और इसीलिए शायद वो 360 डिग्री फीडबैक की बात भी करती है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ आपको सिर्फ अपने बॉस से नहीं, बल्कि अपने साथ काम करने वालों और टीम मेंबर से भी फीडबैक मिले। इससे आपको अपनी पूरी पिक्चर मिलती है कमियों और खूबियों की। तो हमने टीम को समझना, विश्वास बनाना, फीडबैक देना, इन सब की बात की। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक और पहलू है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, खुद को मैनेज करना। जुओ इस पर भी जोर देती है। हाँ, और ये शायद सबसे चैलेंजिंग हिस्सा हो सकता है। इसमें पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानना। आप किन चीजों में अच्छे हैं, कहाँ मदद चाहिए। दूसरी चीज है इम्पोस्टर सिंड्रोम से निपटना। इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये एहसास कि भाई मैं इस रोल के लायक नहीं हूं और कभी भी पोल खुल सकती है। ये नए मैनेजर्स में बहुत होता है ना? बहुत ज्यादा कॉमन है, जो खुद इसके बारे में लिखती हैं। इसे मानना कि हाँ, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, यही पहला कदम है। और ये याद रखना कि ज्यादातर कामयाब लोग भी कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं। अच्छा। ये आपकी नाकामी का सिग्नल नहीं, बल्कि इस बात का है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। और खुद को मैनेज करने में एक और बड़ा बदलाव है सोच में। अब आपको सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि दूसरों को काम करने में सक्षम बनाना है। इसका मतलब है डेलीगेशन सीखना, काम सौंपना। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कई नए मैनेजर्स, खासकर वो जो अपने पिछले रोल में बहुत अच्छे थे, वो काम खुद करने की आदत छोड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अरे ये तो मैं ही सबसे अच्छा और जल्दी कर लूंगा। हाँ, होता है ऐसा। को बढ़ाना, डेलीगेट करना सिर्फ अपना बोझ हल्का करना नहीं है, ये टीम मेंबर्स को नई स्किल सीखने और ग्रो करने का मौका देना भी है। लेकिन सही तरीके से डेलीगेट करना भी एक आर्ट है ना? सिर्फ काम पकड़ा देना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। इफेक्टिव डेलीगेशन में क्लियरली बताना होता है कि क्या करना है, क्यों करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है और क्या अथॉरिटी दी जा रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर सपोर्ट देना भी जरूरी है, लेकिन काम को वापस अपने ऊपर लिए बिना। ये भी भरोसे का ही एक रूप है। मैनेजमेंट के डे टू डे कामों में एक चीज जो बहुत टाइम खा जाती है वो है मीटिंग्स। हम सबने झेली हैं वो मीटिंग्स जो लगता है बस टाइम वेस्ट है। जोग इस पर क्या सलाह है? जो मीटिंग्स को एक जरूरी टूल मानती है, पर तभी जब उन्हें सोच समझकर किया जाए। उनकी मेन सलाह है हर मीटिंग का एक क्लियर पर्पस हो। हम ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है इस मीटिंग के एंड में, हम क्या पाना चाहते हैं, किससे आना चाहिए सिर्फ वही लोग जिनकी जरूरत है, और क्या तैयारी करके आनी है लोगों को पहले से क्या पता होना चाहिए। ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। क्या हर छोटी मोटी बातचीत के लिए भी इतना सोचना पड़ेगा? शायद हर कैजुअल बात के लिए नहीं, लेकिन किसी भी शेड्यूल्ड मीटिंग के लिए, चाहे वो 15 मिनट की ही क्यों ना हो, ये फ्रेमवर्क बहुत हेल्प कर सकता है। ये पक्का करता है कि सबका टाइम वेस्ट ना हो और मीटिंग से कुछ ठोस निकले। हाँ, वो तो है। जो अलग अलग तरह की मीटिंग्स की बात भी करती हैं, जैसे डिसीजन लेने के लिए, फीडबैक सेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, और हर एक का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मीटिंग का डिजाइन उसके पर्पस से मैच करे।
टीम बनाने में एक और बहुत बड़ा कदम है सही लोगों को हायर करना। जुओ इसे भी एक बड़े लीवर की तरह देखती है। निश्चित रूप से एक गलत हायरिंग टीम की स्पीड और मोराल पर बहुत बुरा असर डाल सकती है, जबकि एक सही हायरिंग पूरी टीम को ऊपर उठा सकती है। जुओ जोर देती हैं कि हायरिंग सिर्फ एक खाली कुर्सी भरने का काम नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। आपको सोचना होगा कि टीम को अभी और फ्यूचर में किन स्किल्स, एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स की ज़रूरत है। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि इंसान का टीम में फिट होना, उसका मोटिवेशन, वैल्यूज़, ये सब इम्पॉर्टेंट है। यानी सिर्फ रेज्यूमे से आगे देखना होगा। बिल्कुल। इसमें अच्छे इंटरव्यू डिज़ाइन करना, बिहेवियरल सवाल पूछना, जैसे मुझे उस सिचुएशन के बारे में बताएं जब आपने, और कई लोगों से कैंडिडेट को असेस करवाना शामिल हो सकता है। और लक्ष्य सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट को नहीं, बल्कि टीम के लिए राइट कैंडिडेट को ढूंढना होना चाहिए। जैसे जैसे टीम बढ़ती है, मैनेजर का रोल भी बदलता है। अब आप शायद हर किसी के काम को सीधे नहीं देख सकते। जो इस स्केलिंग या विस्तार की चुनौती के बारे में क्या कहती हैं? ये एक और इम्पॉर्टेंट मोड़ है। जब टीम छोटी होती है, मैनेजर ज्यादातर चीजों में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे टीम 5 से 10, 10 से 20 या उससे ज्यादा की होती है, मैनेजर को अपना फोकस बदलना पड़ता है। अब काम सिर्फ लोगों को मैनेज करना नहीं, बल्कि सिस्टम्स और प्रोसेस को मैनेज करना बन जाता है। आपको दूसरों के जरिए लीड करना सीखना होता है, शायद टीम लीड्स या दूसरे मैनेजर्स को डेवलप करके। यानी अब आप कोच के कोच बन जाते हैं। हाँ, कुछ इस तरह से। आपका काम अब ये पक्का करना ज्यादा हो जाता है कि सबको पता हो कि गोल क्या है, अलाइनमेंट, उनके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट हो, और काम करने के अच्छे प्रोसेस हों। आपको ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, ज्यादा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और कम डे टू डे काम करने पड़ते हैं। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, पर कॉन्शियस एफर्ट लगता होगा इसमें। बिल्कुल, सचेत प्रयास की जरूरत होती है। और इन सब चीजों के बीच टीम का कल्चर कैसे बनता है? क्या वो अपने आप बन जाता है या मैनेजर को इस पर भी ध्यान देना होता है? जुओ का मानना है कि कल्चर कोई अलग से बनाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये आपके रोज के कामों और फैसलों का नतीजा है। आप किसे प्रमोट करते हैं, किस तरह के बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं, किस चीज को इग्नोर करते हैं, कैसे फीडबैक देते हैं, हाँ, ये सब मिलकर टीम का कल्चर बनाते हैं। इसलिए कल्चर मैनेजमेंट भी मैनेजर के काम का एक हिस्सा है। आप जैसा बर्ताव करेंगे, आपकी टीम भी वैसा ही सीखेगी। और ये सीखने की प्रक्रिया सिर्फ टीम के लिए नहीं, मैनेजर के लिए भी चलती रहती है ना? हमेशा। जुओ जोर देकर कहती हैं कि मैनेजमेंट में सीखना कभी बंद नहीं होता, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो जाए। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, चुनौतियां बदलती हैं। सही बात है। इसलिए लगातार सोचना, रिफ्लेक्ट करना, नई चीजें सीखना, अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना और विनम्र रहना बहुत जरूरी है। ये मान लेना कि आप सब जानते हैं, शायद सबसे बड़ी गलती है जो एक मैनेजर कर सकता है। गलतियों की बात आई है तो जो कुछ कॉमन गलतियों के बारे में भी बताती हैं जिनसे नए मैनेजर्स को बचना चाहिए। जी, क्या हम संक्षेप में उन पर एक नजर डाल सकते हैं? जरूर। कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सब कुछ खुद करने की कोशिश करना, डेलीगेट ना करना, टीम की सिचुएशन या कल्चर समझे बिना बहुत तेजी से बदलाव लाना, फीडबैक या तो देना ही नहीं या बहुत अस्पष्ट देना या देर से देना, बिना किसी क्लियर मकसद या आउटकम के मीटिंग्स करना, सिर्फ खाली जगह भरने के लिए हायरिंग करना, स्ट्रैटेजी के बिना, मतलब रिएक्टिव हायरिंग। टीम कल्चर को इग्नोर करना या मान लेना कि अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें उन प्रिंसिपल से जुड़ी हैं जिनकी हमने बात की। तो अगर कोई नया मैनेजर इस किताब के आइडियाज को अपनी जर्नी में यूज करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? बस पढ़ लेना काफी है? पढ़ना अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली फायदा तो इसे अमल में लाने से होगा। योयो की किताब को एक रेफरेंस गाइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप कोई खास चैलेंज फेस करें, जैसे पहली बार किसी को फीडबैक देना है या कोई मुश्किल मीटिंग करनी है या टीम का साइज बढ़ रहा है, तो उस टॉपिक से जुड़े चैप्टर को दोबारा देखें। अच्छा, उनके दिए कुछ फ्रेमवर्क जैसे पर्पस, पीपल, प्रोसेस या इफेक्टिव वन-ऑन-वन मीटिंग का स्ट्रक्चर, उन्हें अपनी टीम में ट्राई करके देखें। और शायद सबसे जरूरी बात, खुद के साथ ईमानदार रहना। अगर इम्पोस्टर सिंड्रोम लग रहा है या किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसे मानना। बिल्कुल, ये जानना कि दूसरे मैनेजर्स भी इन्हीं चुनौतियों से गुजरते हैं काफी हेल्पफुल हो सकता है। ये किताब सिर्फ क्या करें ही नहीं बताती, बल्कि ये भी एहसास दिलाती है कि मैनेजर बनना एक ह्यूमन जर्नी है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। इसे एक साथी की तरह देखें जो आपको रास्ते में गाइडेंस और हौसला दे सकता है। सीखते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें और अपनी टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भाई अच्छा मैनेजर बनना एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं।
इसे सीखा जा सकता है और इसमें मेन फोकस अपनी टीम को पर्पस, सही लोगों और असरदार प्रोसेस के जरिए कामयाब होने में मदद करना है। विश्वास, क्लियर कम्युनिकेशन, फीडबैक और लगातार सीखने की इच्छा, ये इस सफर के अहम पड़ाव हैं। और शायद श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल के साथ हम इसे खत्म कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो किताब के आइडियाज पर ही बेस्ड है, पर जिस पर हमने सीधे बात नहीं की। जरा सोचिए, एक मैनेजर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी लेवरेज वाली एक्शन कौन सी है? यानी वो कौन सा एक काम है जिसे अगर आप रेगुलरली करें तो उसका आपकी पूरी टीम के परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ सकता है, और आप उस काम को कितनी बार करते हैं? इस सवाल पर सोचना शायद आपकी प्रायोरिटीज को क्लियर करने में मदद कर सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने लायक। जूली जुओ के इस प्रैक्टिकल और ह्यूमन अप्रोच पर आधारित इस बढ़िया चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातें उन सब के लिए काम की होंगी जो मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं या अपने रोल में और बेहतर होना चाहते हैं।